हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 25 से 29 नवंबर तक का था। इस हफ्ते नवंबर सीरीज खत्म हुई है और दिसंबर सीरीज की शुरुआत हो गई है। नवंबर सीरीज काफी वॉलेटाइल रही, लेकिन एंड नोट पर फ्लैट क्लोजिंग पर ही बंद हुई है। अक्टूबर सीरीज में निफ्टी 24,300 के आसपास बंद हुई थी। हमने नवंबर सीरीज में करीब 2,000 पॉइंट की गड़बड़ देखी है। दिसंबर सीरीज की शुरुआत तो अच्छी रही है और निफ्टी में करीब 220 अंकों का उछाल देखने को मिला है शुक्रवार को। दिसंबर महीने में ज्यादातर माना जाता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक की एक्टिविटी घट जाती है, जिसकी वजह से मार्केट्स रेंज बाउंड रह सकते हैं। लेकिन इस बार के लिए यह भी कह सकते हैं कि डीआईआईज की एक्टिविटी अगर तेज होती है तो मामला उलट भी हो सकता है। हमने हमारे लास्ट वीडियो में बताया था कि दिसंबर सीरीज में के पहले 2 हफ्तों में आरबीआई की ब्याज दरों पर मीटिंग है 4 से 6 दिसंबर तक को, और दूसरा जिसके बाद है 17 से 18 दिसंबर को अमेरिका में फेड की बैठक होनी है। वो भी ब्याज दर पर विचार विमर्श करेंगे। ये दोनों ही इवेंट काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिससे कि मार्केट की आगे की दिशा तय हो सकती है। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद हमारे जीडीपी के आंकड़े रिलीज हुए हैं। हमारे अप्रैल टू जून क्वार्टर में जीडीपी की रफ्तार हमारे देश के जनरल इलेक्शंस होने की वजह से धीमी हुई थी और 6.7% पर आई थी। अब हमारे Q2 यानी जुलाई से सितंबर क्वार्टर के जीडीपी के आंकड़े भी कमजोर आए हैं, जो कि 5.4% पर आए हैं। ये 7 क्वार्टर के लो पर ये आंकड़े जारी हुए हैं। लास्ट ईयर ये आंकड़े क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.7% पे आए थे और हाफ ईयरली करीब 8.1% पे आए थे। सरकार का अनुमान है कि आने वाले 2 क्वार्टर में सरकारी खर्च बढ़ने और त्योहारी सीजन होने की वजह से जीडीपी में सुधार आने की आशंका उन्हें नजर आ रही है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने ब्याज दरों पर कोई भी टिप्पणी करने से परहेज किया है हाल ही के दिनों में, लेकिन यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने ब्याज दरों में कटौती करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की हुई है। लेकिन अब खराब जीडीपी के आंकड़ों की वजह से आरबीआई पर भी प्रेशर रहेगा कि वो अब ब्याज दरों में जल्द से जल्द कटौती करें। वैसे ही अमेरिका में भी ब्याज दरों में कोई बदलाव न होने की उम्मीद वहां के बॉन्ड मार्केट्स बता रहे हैं। वहां पर ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ट्रंप क्या नीति लाएंगे, क्योंकि अमेरिका में हमने इस साल में ब्याज दरों में कटौती होते हुए देखी है, लेकिन ट्रंप चाइना पर और अधिक सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं, जिससे वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। ट्रंप ने कहा है कि चाइना, मैक्सिको और कनाडा पर वो नए सैंक्शंस लगाने के पक्ष में है। चलिए अब यहां पर हम कुछ एफआईआईज की भी बातें कर लेते हैं। एफआईआईज ने इस सप्ताह के शुरुआत में एक बड़ी बाइंग करके माहौल सुधार दिया था। एमएससीआई रीबैलेंसिंग के चलते उन्होंने सोमवार को करीब 10,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की थी। मंगलवार और बुधवार को मिला के करीब कुछ 1150 करोड़ की बाइंग की थी, लेकिन गुरुवार आते आते उनका मूड बदल गया और उन्होंने एक ही दिन में जितना 3 दिनों में बाइंग की थी वो सारा का सारा एक ही दिन में सेल भी कर दिया। 11,756 करोड़ की सेलिंग इस साल की सबसे बड़ी एफआईआईज की ओर से सेलिंग के रूप में देखा जाएगा। इसके बाद उन्होंने शुक्रवार को भी 4,400 करोड़ के आसपास का माल बेच दिया है। करीब 46,000 करोड़ की नेट सेलिंग नवंबर महीने में की है। अक्टूबर से अगर देखा जाए तो अक्टूबर में इन्होंने करीब 1,15,000 करोड़ की सेलिंग की थी। अप्रैल से नवंबर यानी 8 महीनों में इन्होंने एफआईआईज ने करीब 2,40,000 करोड़ का माल बेचा है।
यहां पर हम ये बता दें कि डीआईआईज ने नवंबर के महीने में एफआईआईज ने जितनी सेलिंग की थी उतनी ही बाइंग करके इसको पूरा अब्सॉर्ब किया है। उनकी तरफ से 44,500 करोड़ का फिगर है जो नेट बाइंग नवंबर महीने की है। डीआईआईज ने भी 8 महीने में करीब यानी अप्रैल से नवंबर तक में करीब 3,85,000 करोड़ का माल खरीदा है। जियोपॉलिटिक्स में रशिया ने यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों पर जोरदार बमबारी की, जिसकी खबर से हमारे मार्केट्स धाराशायी हो गए थे इस सप्ताह में। लेकिन ये गिरावट सिर्फ हमारे मार्केट तक ही सीमित थी। यूक्रेन और वर्ल्ड के और किसी भी मार्केट में इसका कोई खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिला था। भारत का फिस्कल डेफिसिट यानी आमदनी और खर्चे के बीच का डिफरेंस इस साल बढ़ा है। सरकार ने इस साल का टारगेट का अभी तक 46.5% पर आ गया है। यानी फिस्कल डेफिसिट का जो टोटल सरकार का जो टारगेट है उसका अभी तक ऑलरेडी 46.5% आ चुका है फिस्कल डेफिसिट। वहीं हमारे देश के फॉरेक्स रिजर्व्स भी 5 महीने के लो पर आ गए हैं। चलिए अब यहां पर हम दूसरे एसेट क्लासेस की भी बात कर लेते हैं। गोल्ड के भाव शुक्रवार को 46,400 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड का भाव 2636 यानी 2,636 के आसपास चल रहा था। कच्चा तेल भी $68.5 के आसपास ट्रेड कर रहा था। बिटकॉइन शुक्रवार को क्लोजिंग के समय $97,250 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इस सप्ताह में इसका भाव 91,000 यानी 91,000 तक भी गया था। रुपया भी डॉलर के सामने अभी 84 रुपया 57 पैसा यानी 84.57 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहां पर हम कुछ निफ्टी की बातें कर लेते हैं। निफ्टी 223 अंक बढ़कर 24,131 पर आ गया है। वहीं बैंक निफ्टी 52,055 पर यानी 920 अंक बढ़ गया है। सेंसेक्स भी 79,802 पर यानी 685 अंक बढ़कर बंद हुआ है। यहां पर हम कुछ बढ़ने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं, जिसमें बैंक निफ्टी एमएनसी, निफ्टी मेटल, ये सभी के सभी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। ज्यादा करके हमने डिफेंसिव इंडेक्स को इस बार बढ़ते हुए देखा है, जैसे फार्मा हो गया, एमएनसी हो गया। और घटने वाले में इस बार निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी का नाम लगा है, जो कि लाल निशान में बंद हुए हैं। अब यहां पर हम कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अग्रणी जो है ऑफ कोर्स वो अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं और सरकारी कंपनियां हैं। अडानी ग्रुप में अडानी टोटल गैस 33% बढ़ा है। अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन ये करीब 25 से 27% तक बढ़े हैं। वोडाफोन आइडिया जिसके अंदर में इस सप्ताह में न्यूज था, वो भी करीब 25% तक बढ़ गया है। बाकी सरकारी कंपनियों में बीडीएल, भारत डायनामिक्स, जीआरएसई और कोचिन शिपयार्ड, ये सभी के सभी शेयर्स करीब 21 से 22-23% तक बढ़े हैं। और अडानी पावर भी करीब 20% ऊपर जाकर बंद हुआ है इस सप्ताह में। घटने वाले शेयरों की भी कुछ बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अग्रणी है जेडएफ कमर्शियल, जो 13% तक गिर गया है। बाकी नॉर्मली अंबर एंटरप्राइजेज, जीई, वेरनोवा, टीएनडी, नाल्को, सुंदरम फाइनेंस और अकुम ड्रग्स ये करीब 5 से 7% तक घटे हैं इस सप्ताह में। अगले हफ्ते की बात कर लेते हैं, कुछ 2 से 6 दिसंबर तक का जो है। अगले हफ्ते सोमवार को सबसे पहले घंटे में बाजार जीडीपी के आंकड़ों पर रिएक्शन देगा। इसके साथ ही जो फिस्कल डेफिसिट और फॉरेक्स के भी जो आंकड़े आए हैं, इसका भी कुछ असर बाजार पर देखने को मिल सकता है। जीडीपी के आंकड़े इस बार अनुमान से काफी नीचे हैं। अनुमान 6.5% का था और आए हैं अभी इस बार 5.4% पर। और अगले हाफ में जीडीपी में तेजी भी आती है तो भी आरबीआई का जो एस्टिमेटेड फिगर है वो 7.2 का है, उसको पाना काफी मुश्किल हो सकता है। अगले हफ्ते में सबसे बड़ा इवेंट है आरबीआई की एमपीसी की पॉलिसी की बैठक, जिसमें आरबीआई गवर्नर इस स्लोडाउन के बारे में क्या कहते हैं
इस पर सबकी नजर रहने वाली है। वैसे ही आरबीआई गवर्नर ब्याज दरों पर क्या बोलते हैं वो भी मार्केट की आगे की दिशा तय कर सकता है। मार्केट अभी तक एफआईआईज की सेलिंग और हमारे कंज्यूमर कंपनीज के खराब रिजल्ट्स की वजह से मार झेल रहा था। अब जीडीपी और इकोनॉमिक आंकड़े भी गड़बड़ होने के से बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि कई बार बाजार फॉरवर्ड लुकिंग होता है। खराब न्यूज पर मार्केट पॉजिटिव न्यूज पर नेगेटिव रिएक्ट कर जाता है। अगले हफ्ते में ऑटो सेल्स के फिगर भी आएंगे, जिससे ऑटो स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। ऑटो सेल्स के फिगर से यह भी पता चलेगा कि इकोनॉमी में स्लोडाउन का कितना इंपैक्ट हुआ है। वैसे ही एफएनओ में इस सप्ताह में 45 नए स्टॉक्स की एंट्री हुई है, जिसमें से अडानी के 3 कंपनीज भी शामिल है। जीक्यूजी पार्टनर्स और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट्स ने अडानी के कंपनीज में अपना भरोसा जताया है, जिसके बाद से इस समूह की कंपनियों में जोरदार बाउंस बैक देखने को मिला है। वैसे ही भारत के दिग्गज निवेशक मधु केला ने भी अडानी ग्रुप में अपने फंड्स निवेशित रहने की बात दोहराई है। निफ्टी में अभी के लिए 24,350 के आसपास से बाजार निफ्टी 3-4 बार नीचे आ गया है। प्रॉफिट बुकिंग वहां से देखने को मिली है। वैसे ही अभी के लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम भी कर सकता है। नीचे में 23,850 23,900 के बीच सपोर्ट मिलने की आशंका है। सोमवार को बाजार में कुछ वॉलेटिलिटी रह सकती है। मंगल और बुधवार को बाजार में रेंज बाउंड ट्रेडिंग रहने के संकेत हैं, क्योंकि शुक्रवार 6 दिसंबर को आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट्स पर अपना डिसीजन देगा, जिसके पहले बाजार एक ट्रेडिंग रेंज में रहने की ज्यादा उम्मीद दिख रही है। अनलेस एंड अनटिल के कोई आपको जियोपॉलिटिकल कोई न्यूज हो या कोई एक एडिशनल न्यूज आ जाए। इसके अलावा अभी तो ट्रेडिंग रेंज में ही रहने की उम्मीद है। तो दादा, ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था, जिसमें हमने डेटा में से काफी फिगर्स निकाल के इस बार हमने बताए हैं। तो अब आप बताइए कि आपको टेक्निकली मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। चार्ट विश्लेषण निफ्टी स्पॉट, हालांकि नवंबर क्लोज हो चुका है, दिसंबर स्टार्ट होगा। वीक टू वीक अगर देखा जाए तो 2/12 से लेके 6/12 के बीच में ये वीक आने वाला है। बट ऐसा है कि नवंबर क्लोजिंग हो चुका है, दैट्स वाई मैं एक बार मंथली चार्ट को देख लेता हूं। हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो मेरा बाईं तरफ है निफ्टी डेली, बीच में है वीकली और एकदम दाईं तरफ है मंथली चार्ट। तो पहले मंथली चार्ट से शुरू करता हूं। मंथली चार्ट में मैं एक सेमी लॉग का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं, एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं। पूरा जो रैली हुआ था 7511 से लेके 26277, उसके बीच में अगर फिबोनाची ड्रॉ करे तो टोटल रैली, तो अभी तक हम लोग 23% के आसपास भी नहीं आए। और खास करके देखा जाए तो ये जो सेमी लॉक चार्ट का जो पेनिट्रेशन हुआ है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर का वोलेटिलिटी काफी हद तक बहुत अच्छा था, माने काफी डेंजरस था। बट फाइनली नवंबर का क्लोजिंग आया अक्टूबर से 50-60 पॉइंट नीचे, 70 पॉइंट नीचे। जो कैंडल अपीयर हुआ है ये एक रिवर्सल कैंडल के हिसाब से माना जाता है अब सब जगह में। बट कंसर्न इज कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए। दैट्स वाई आइदर और साइड मोमेंटम, जैसे कि 24,537, जैसे राउंड नंबर 24,550, नीचे में 23,250 विथ छोटा फिल्टर, मतलब 24,550 के ऊपर बाजार को पॉजिटिव वाइब देख सकता है बाजार के अंदर। और कहीं अगर बाजार 23,250 टूटता है तो बाजार के अंदर एक नेगेटिव वाइब देख सकता है हम लोग। अब अगर नेगेटिव वाइब होगा तो ये जो टोटल रैली का 23% का जोन जो है वो है 21,848, ये भी 21,850 ही पकड़ लेते हैं हम लोग। और नीचे में देखा जाएगा तो यहां पर काफी सारा बॉटम ऑलरेडी बना चुका है पहले हिस्ट्री में। तो दैट मीन्स इट्स अ नॉट अ इजी टास्क एक चांस में ये तोड़ना। और उसके बाद जो रहेगा वो है ये ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन मतलब जो नॉर्मल ट्रेंड लाइन होता है, एरिथमेटिक ट्रेंड लाइन। दैट्स वाई एक कॉशस अप्रोच जरूर रखना चाहिए।
बट आइदर और साइड में बाजार का मोमेंटम जो हाई और लो है ये कैंडल का, ये थोड़ा आपको दिशा दिखा सकते हैं। बट मैं मंथली और वीकली के बीच में अगर ड्रॉ डाउन करूं तो उसमें थोड़ा सा और कुछ उभर के आएगा। जैसे मंथली का ये जो जोन था, यही वीकली में मैं यहां से बॉटम लेके एक ट्रेंड में फिबोनाची ड्रॉ किया हूं। तो इसका 23% में जो हम लोग पहले ही बातचीत किए थे, जो कि 23,662 था, वो पेनिट्रेट होकर फिर ऊपर में है। बट एनीथिंग अराउंड 38%, 22,040 के आसपास होता है। तो गुंजाइश अभी 22,040 मैं नहीं बोल रहा हूं, बट ये आने का उम्मीद तो है ही, क्योंकि बाजार नेगेटिव ट्रेंड में अभी भी चल रहा है। क्यों ये बोल रहा हूं? क्योंकि वीकली देखिए 9 एक्सपोनेंशियल के नीचे अभी तक क्लोजिंग तो नहीं आया। एक छोटा जो ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन जो मेजर ट्रेंड लाइन अभी भी बना हुआ है, जो कि अभी तो वैलिड नहीं है, उसके ऊपर हम लोग तो ये जा नहीं पाया हूं, क्लोजिंग नहीं दे पाया हूं। और जाने के लिए जा सकता हूं, लेकिन ऊपर में काफी सारा सप्लाई जोन भी है। ये सब जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक हम लोग इसको, ये जो रैली है, जो ट्रिमेंडस सेल ऑफ हुआ था, उसका एक पुल बैक काउंटर ट्रेंड ही बोल सकते हैं। इसका क्लियर कब होगा? जब 25,550 के ऊपर लगातार क्लोजिंग आएगा, तब जाके हम लोग एक क्लियर कट पॉजिटिव जगह में देख सकते हैं। डेली चार्ट कुछ इंटरेस्टिंग है। क्यों हम लोग ये पुल बैक में जा रहे हैं? क्योंकि 13 डीएमए के ऊपर कॉन्जिक्यूटिव 3 क्लोजिंग भी हो चुका है, और हिसाब से देखा जाए ट्रिगर भी हो चुका है। बट ऊपर नहीं गया के क्लियरिंग वाला दिन बिग सेल ऑफ, उसके बाद फ्राइडे यहां पर क्लोजिंग है। यहां पर अगर डेली चार्ट को एनालिसिस किया जाए तो डेली चार्ट में क्या है, ये एक सप्लाई जोन बना हुआ है, ब्लू लाइन एंड डॉटेड लाइन। आप लोग चार्ट में आप लोग भी खींच के देख सकते हैं, जिसका लेवल मोटा मोटी वही 23,350 से लेके, सॉरी 24,350 से लेके ये आपका पूरा लेवल्स है 24,550। दैट मीन्स ये काफी हद तक ये जो 200 पॉइंट का जो रेंज है, 24,350 और 24,550, ये जोन को जब तक क्रॉस नहीं होता है तो ये दिस इज द फर्स्ट हर्डल। और इस हर्डल को क्रॉस करने के लिए लास्ट वीक में फ्राइडे जिस हिसाब से बंद हुआ डेली चार्ट, एक इनसाइड कैंडल बना के बंद हुआ है, और फ्राइडे का जो लो है, फ्राइडे लो अगर टूटता है तो बाजार के अंदर फिर से एक पैनिक सेलिंग 50-100 पॉइंट का मिनिमम तो आ सकता ही है, क्योंकि एक इनसाइड कैंडल है। और ऊपर की तरफ अगर खिंचता है तो वहां पर भी 50 से 100 पॉइंट जाने में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। दैट मीन्स हम लोग एक जगह में फंसा हुआ है। अब वो फंसने का कारण यही है कि लोअर एंड में थोड़ा सा तकलीफ होगा, क्योंकि डेली स्टोकैस्टिक्स ऊपर से नीचे की तरफ दिशा दिखाने का कोशिश कर रहा है, तो ये नेगेटिव ट्रेंड के इशारा करते हैं। बट कॉरस्पॉन्डिंग अगर वीकली को देखा जाए तो वीकली नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स बिगर ट्रेंड का पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी स्ट्रेंथन है। तो जब डेली थोड़ा कूल डाउन होके मोमेंटम ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा, उस टाइम हम लोग को देखना पड़ेगा कि मोमेंटम किस हद तक ऊपर में लेके जा रहा है। बट हालांकि अगर मेजर बैड न्यूज नहीं आता है तो डेली स्टोकैस्टिक्स कूल डाउन होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 5 दिन तक मेरे हिसाब से थोड़ा हो सकता है। तो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड काफी इंटरेस्टिंग रहेगा निफ्टी का चार्ट के अंदर। तो ये ऑब्जर्वेशन मेरा है, आप लोग काइंडली आप लोग के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। यहां पर कोई बाई और सेल का कोई भी रिकमेंडेशन मैंने यहां पर बातचीत भी नहीं कर रहा हूं, और मैं जो कोशिश कर रहा हूं वो निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करने का कोशिश कर रहा हूं, विश्लेषण करने का, या कोई यहां पर सप्लाई है यहां बेच दीजिए, यहां सपोर्ट है ले लीजिए, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, और मैं एक से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूं। तो ये था निफ्टी का बातचीत। अब चलिए हम लोग का बैंक निफ्टी का बातचीत। लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर भी तीनों टाइम फ्रेम का है, डेली, वीकली, मंथली। एकदम दाईं तरफ मंथली से शुरू करता हूं, जो कि मंथली ट्रेंड लाइन जो 2020 से चल रहे हैं, वो अभी तक पेनिट्रेशन या वायलेशन कुछ भी नहीं हुआ है। और मंथली चार्ट के हिसाब से देखा जाए, हर लास्ट 5 to 6 मंथ देखा जाए तो इसका जो ये जोन जो है काफी क्रिटिकल जोन है। हिसाब से देखा जाए 4,000 मैंने 49,650,
विद अ स्मॉल फिल्टर 49,600। जब तक ये नहीं टूटता है तब तक ठीक है, मतलब पुल बैक करने का कोशिश, कंसोलिडेशन का जगह हम लोग बोल सकते हैं। ट्रेंड लाइन टूटना ये थोड़ा और प्रॉब्लम हो सकता है। दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ सेल ऑफ बिलो 49600 थोड़ा दिक्कत बैंक निफ्टी में बना सकता है। और ऊपर की तरफ ऑब्वियसली वही चीज है, 54,400 माने 54,500 के ऊपर फ्रेश मोमेंटम बनने का उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसा एक रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है, वीकली कोशिश कर रहा है, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी का तुलना में बैंक निफ्टी में थोड़ा सा जो पॉजिटिविटी और है वो है 9 एक्सपोनेंशियल के ऊपर फिर से क्लोजिंग देना। और ये जो ट्रेंड लाइन आया था वो ट्रेंड लाइन के ऊपर है और गैप से है। तो ये वीकली का हिसाब से देखा जाए बैंक निफ्टी का। और डेली बैंक निफ्टी लाइक निफ्टी 13 डी में के ऊपर क्लोजिंग, कंसेक्यूटिव 3 क्लोजिंग देने के बाद हाई को तोड़ा भी है, लेकिन यहां पर फंसा हुआ है। प्रॉब्लम एक ही है, कहीं अगर नीचे फिजल आउट होता है तो ये गैप बना हुआ है, जो कि निफ्टी के अंदर भी था, वो गैप रिट्रेस हो चुका है। हालांकि बैंक निफ्टी का तो एक्सपायरी मंथली हम लोग का निफ्टी में है, अभी मैंने एनएससी में है। बैंकिक्स जो है वो शायद मंगलवार को एक्सपायरी होता है सेंसेक्स में, वो उस टाइम देखना पड़ेगा किस हद तक बैंक निफ्टी संभाल पाता है। और टेक्निकल चार्ट इज कंसर्न ऑन डेली एंड वीकली स्टोकेस्टिक्स इज कॉम्बिनेशन, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा रिएक्शन नीचे से अगर डेली घूमता है तो उस टाइम देखना पड़ेगा कि वीकली का मोमेंटम जिस हिसाब से खड़ा है तब तक वीकली वही है कि नहीं। तब हो सकता है थोड़ा फास्ट पुल बैक मोमेंटम के हिसाब से वो हम लोग देख सकते हैं। तो यही था बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण आफ्टर अ मंथ क्लोजिंग। दिस इज अ हम लोग जो मंथ में पैर रखने जा रहे हैं वो लास्ट मंथ 2024 कैलेंडर ईयर का। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सेल ऑफ काफी हो चुका है, अब एक पुल बैक सस्टेन करे तो थोड़ा सा राहत के साथ आ सकता है। उम्मीद यही है, देखते हैं किस हद तक हम लोग का उम्मीद के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी खड़ा होते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए कुछ स्टॉक्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो प्लीज बताइए दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर विश्लेषण डालेंगे, कोशिश कर रहा हूं, तीनों काफी इंटरेस्टिंग है। तीनों थोड़ा सा चार्ट के हिसाब से देखा जाए, केमप्लास्ट, सानमार, एलिकॉन इंजीनियरिंग एंड फेयरकेम। तो पहला केमप्लास्ट सानमार से जाता हूं। वीकली चार्ट है, कोई डायरेक्शन तो नहीं है। 2023 मार्च के बाद से जो पुल बैक हुआ है वही पुल बैक एक साइडवेज मूवमेंट चला रहा है। दैट्स वाई मूविंग एवरेज फेलियर, बार बार क्रॉस ओवर क्रॉस डाउन क्रॉस ओवर क्रॉस डाउन। बट मेरा पास जो इंटरेस्टिंग इस बार का पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, ये जो कैंडल हुआ था वीक के अंदर, जितना भी स्टोरी डेवलप हुआ है सिंस जून, सब ये कैंडल के अंदर ही है। तो ऑब्वियसली ऐसा सिचुएशन में बाजार जब कोशिश कर रहा है रिकवरी करने का, ऐसा एक टिपिकल स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी का जितना भी स्टॉक होता है इसके अंदर ये स्टॉक भी होपफुली आता होगा। तो क्या ये उभरने का कोशिश कर सकता है? तो दैट्स वाई मैं नहीं ये स्टॉक को रेडार लिस्ट में डालूंगा, और इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखने के लिए जरूर वेट करेंगे। तो 3 हफ्ता से लेकर 3 महीना ये स्टॉक के ऊपर मेरा नजर रहेगा। अदर्स इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर इज कंसर्न,
एमएसीडी का स्लोप थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है वीकली में। वीकली स्टोकेस्टिक्स एंड आरएसआई मोमेंटम क्रिएट करने का फ्लैग तो उड़ाया है। अब ये फ्लैग किस हद तक कंटिन्यू होगा वही देखना पड़ेगा। एलिकॉन इंजीनियरिंग आफ्टर अ ड्रीम रन अप रिएक्शन में आया, 1326 किसिंग पॉइंट में आ चुका है। बार बार लास्ट 1 2 3 4 हफ्ता से ये लोअर लेवल तोड़ नहीं पाया। कहीं अगर तोड़ेगा राउंड नंबर 525 प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नहीं तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अभी जो है 640, क्या यहां से उभरने का कोशिश कर रहा है। अदर्स इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर्स इज कंसर्न, एमएसीडी का स्लोप अभी भी नेगेटिव है, अभी तक चेंज नहीं हुआ। ऑसिलेटर थोड़ा पुल बैक करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर प्राइस एक्शन होता है तो इसके साथ मोमेंटम चेंज हो सकता है। दैट्स वाई मैं ये स्टॉक को नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड 3 हफ्ता से लेके 3 महीना मिनिमम ऑब्जर्वेशन में रखूंगा इस चार्ट को। फेयरकेम ऑर्गेनाइसिस अ बिग सेल ऑफ, ऐसा जोन जहां से ये रन अप स्टार्ट हुआ था उसी जोन में सेल ऑफ होने के बाद लास्ट वीक में पुल बैक 1326 का से वैल्यू से ज्यादा हो गया। दैट मीन्स कहीं अगर पुल बैक होता है तो बीच वाला जोन फिर से रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। बट एक टाइम ये स्टॉक काफी फेवर था और मोमेंटम ट्रेडर या मिड टर्म ट्रेडर जो भी बोलिएगा। बट इतना सेल ऑफ के कारण क्या है, वो जरूर कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो हुआ है। क्या ये रिवर्सल की हिसाब से जाने का कोशिश कर रहे हैं अच्छा एक सपोर्ट एरिया से। दैट्स वाई ये स्टॉक को मेरा वॉच लिस्ट में रखूंगा। एमएसीडी वीकली इज कंसर्न, ऑब्वियसली ऐसा ट्रेंड में तो नेगेटिव ही होगा। वीकली आरएसआई काफी पिटा हुआ है और वीकली स्टोकेस्टिक्स भी। तो इसी का कारण मैं इस स्टॉक के अंदर एक जो पुल बैक का सिचुएशन बन सकता है, दैट्स वाई ये स्टॉक के अंदर मैं रेडार लिस्ट में डालूंगा। और स्टॉक के अंदर मोमेंटम क्रिएट होगा कि नहीं होगा वो देखने के लिए ये स्टॉक नेक्स्ट 3 वीक्स टू लेके 3 महीना तक मैं जरूर इसको वॉच करूंगा। तो ये था मेरा आज तीनों टेक्निकल विश्लेषण। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि यहाँ ले लीजिए यहाँ बेच लीजिए ये स्टॉप लॉस रखिए, ये सब कुछ नहीं है। चार्ट एनालिसिस है, आप लोग काइंडली ऐसा चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं और ऐसा सिचुएशन में और कौन कौन का स्टॉक है वो भी आप लोग घर पे स्टडी कर सकते हैं। तो ये था मेरे तरफ से। चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है, दिस इज अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही न्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले
अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें. वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग. थैंक यू. बाय.